एवरीवन, आज हो गया आपका 25 दिसंबर और 25 दिसंबर के जितने भी हमारे द हिंदू का करंट अफेयर से हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए, पहला है रसिया प्लान टू ए न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून विद इन नेक्स्ट डिकेड, यानी अगले दशक में जो है ना रसिया मून पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्लान कर रहा है। अब इस न्यूज़ से हमको जो स्टैटिक है उसको लिंक करते हुए पढ़ना है, तो वो है यहाँ पे। अब देखिए न्यूज़, आप देख लीजिए कि न्यूज़ क्या है कि रसिया प्लान कर रहा है मून पर, और इसको मून पर बनाया जाएगा और इसका कार्य शुरू हो गया है। इसका पर्पज क्या है ये भी देखना है। पर्पज है कि एनर्जी और लूनर मिशन को, जो भी हम लूनर मिशन भेज रहे हैं उसको हमेशा के लिए एनर्जी मिले। और इसमें कौन साथ दे रहा है रसिया का? वो चाइना है। तो यहाँ पूछ सकता है कि हाल ही में न्यूज आया है कि मून पर पावर प्लांट बनाया जाएगा, वो कौन दो देश हैं? रसिया और चाइना। और इसका टाइमलाइन रखा गया है 2036 तक। 2036 तक इसको क्या बना सकता है, बनाया जा सकता है। अब देखिए ये मतलब इशू क्या है इसमें कि मून मिशन नीड कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी। जो मून मिशन है ना उसको हमेशा के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और सोलर पावर से काम नहीं चलेगा। 14 दिन लॉन्ग लूनर नाइट, और 14 दिन वहाँ पे क्या होता है? रात होता है, और 14 दिन दिन होता है, कि जो बहुत ही सिचुएशन वाला है। इसलिए इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है ताकि वो 24 घंटे एनर्जी प्रदान करे और हमेशा के लिए जो भी हम रिसर्च करना चाहते हैं हम करें। इसमें सपोर्ट में क्या आएगा? से रिसर्च किनको रिसर्च में मतलब सहायता करें? रिसर्च स्टेशन में, रोवर में, इंस्ट्रूमेंट में, लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस में। और ये मैंने सभी लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा अगर ये बन जाएगा तो। अब देखिए इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। तो रसिया का जो स्पेस एजेंसी है रॉसकोमॉस, और चाइना का जो CNSA है पार्टनर कंट्री, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसको बोला जा रहा है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, ILRS के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो देखिए, तो पूछ सकता है यहाँ भी क्वेश्चन कि इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन क्या है? एक प्रकार का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है रसिया और चाइना का। अब आज ये यहाँ पे देखेंगे वही कि ILRS क्या है। एग्जाम फैक्ट यहाँ पर पूछेगा, वही हम जो इससे पहले आपको बता भी दिए थे। एक क्या है? ज्वाइंट प्रोजेक्ट है चाइना और रसिया का लूनर बेस। और इसका एम क्या है इस प्रोजेक्ट का कि इसमें क्या किया जाए? साइंटिफिक रिसर्च किया जाए, लूनर जियोलॉजी स्टडी किया जाए, फ्यूचर ह्यूमन मिशन को भी देखा जाए। और इसका टाइमलाइन रखा गया है, यानी 2026 से 2035 तक एक कर लिया जाएगा। फुल ऑपरेशन अराउंड 2036 में कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। अब देखिए इसमें है कि हमें न्यूक्लियर क्यों पावर प्लांट बनाने की जरूरत है मून पर? तो वही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंट सोलर एनर्जी अनरिलायबल। यही बात है जो पीछे हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे GS पेपर 3 से रेलेवेंस से डायरेक्ट लिंक होता है, और हमारे साइंस और टेक से भी डेवलपमेंट है, और ग्लोबल स्पेस रेस एंगल को भी दिखाता है कि इसमें और कौन कौन है। अब देखिए इसमें ऑल्सो US भी इसमें प्लानिंग कर रहा है कि मून पर रिएक्टर बनाए, और मून बिकमिंग स्ट्रेटेजिक जोन होगा आने वाले समय में, और साइंटिफिक हब बनेगा वहाँ पे। सो न्यू स्पेस पावर कंपटीशन भी होगा। यहाँ पे देखिए जो इन्वायरमेंट और लीगल कंसर्न जो जताया गया है, तो न्यूक्लियर यूज इन स्पेस राइजेज, और इसके देखी न्यूक्लियर का जो यूज है स्पेस में बढ़ जाएगा। सेफ्टी कंसर्न होगा, स्पेस डेब्री का रिस्क से बहुत ज़्यादा, और ये माने सब समस्या आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम विलियम्स पॉइंटर देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लान 2026 ज्वाइंट रसिया चाइना प्रोजेक्ट है, यूज्ड फॉर लूनर रिसर्च स्टेशन के लिए। सोलर पावर इंसफिशिएंट ऑन मून, यानी सोलर पावर है ना वहाँ पे असफिशियंट है। तो यही हमारा था। अब अगला हमारा न्यूज है कि व्हाट इज द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी एंड इट्स रोल, यानी कहने का मतलब ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी क्या है और इसका रोल क्या है। अभी पूरा तो आपका न्यूज हो गया, लेकिन इसमें से हमको मतलब क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए न्यूज क्या है कि ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPSA न्यू सिक्योरिटी बॉडी, यानी इसको 2025 में लाया जा रहा है। और ये मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है इतना, इसको देख लेते हैं।
देखिए इसको बनाया जा रहा है फॉर्म्ड अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत। तो ये पॉइंट याद रखना लो, BO को किस नियम एक्ट से बनाया जा रहा है, तो फॉर्म्ड अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट, वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग इन वाटरवेज। और एक किसके अंदर आएगा, तो पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के शिपिंग के और वाटरवेज के अंदर आएगा। इसका पर्पज क्या रहेगा कि पोर्ट और शिप का सिक्योरिटी प्रदान करे, मतलब सिक्योरिटी देना है। इसको मॉडल ऑन BSE एविएशन सिक्योरिटी के आधार पर इसको बनाया जा रहा है। अगला है व्हाट इज ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, माने ये क्या है, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग में देखेंगे कि सिंगल नेशनल अथॉरिटी फॉर पोर्ट सिक्योरिटी, यानी कहने का मतलब ना, इसके लिए जैसे हम लोग जो एरोप्लेन है उसके सिक्योरिटी के लिए बनाए हैं, लेकिन जो जहाज़ें हैं उनके सिक्योरिटी के लिए नहीं बनाए हैं। तो हम लोग एक सिंगल बॉडी बनाएंगे जो कि केवल देखभाल उसको सिक्योरिटी प्रदान करेगी हमारे जो शिप हैं, और सिक्योरिटी पुट करेगी, सिक्योरिटी ऑफ शिप का करेगी, कंप्लायंस विद ग्लोबल सिक्योरिटी रूल, और जो ग्लोबल सिक्योरिटी रूल है उसको भी पालन करेगी। रेगुलेटरी और कोऑर्डिनेशन बॉडी होगी, नॉट ए फोर्स, और ये आराम से अपना रेगुलेट करेगी, स्वतंत्र रहेगी। अब देखिए इसको क्यों क्रिएट किया जा रहा है, तो क्यों क्रिएट किया जाएगा, वही कोस्टल प्रॉब्लम देख ही रहे हैं, रेड सी में कोई शिप को वार कर दे रहा है, और आने वाले समय में इस बहुत समस्या बढ़ने वाला है, ठीक है। तो सुरक्षा के लिए इसमें कौन कौन से रहेंगे, नेवी, CISF, स्टेट मैरीटाइम पुलिस, सब रहेंगे, ठीक है। और देखिए मेजर थ्रेट इन कोस्टल पोर्ट एंड सिक्योरिटी, तो मेजर थ्रेट क्या है, इंडिया फेस थ्रेट लाइक मैरीटाइम टेररिज्म फेस करता है, आर्म एंड ड्रग स्मगलिंग का फेस करता है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, यानी मानव तस्करी का, इलीगल माइग्रेशन भी मतलब सी के द्वारा, पायरेसी करता है, पोचिंग एंड इलीगल फिशिंग भी देखने को मिलता है, साइबर अटैक ऑन पोर्ट IT सिस्टम। इस सभी सिचुएशन को देखते हुए इसको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है ताकि इनसे सुरक्षा प्रदान कर दे। देखिए अब इनको एड्रेस करने में कैसे चैलेंज है, तो सिंगल पॉइंट रेगुलेटरी ओवरसाइट, कोऑर्डिनेशन एमंग ऑल एजेंसी, यानी ये क्या हो रहा है कि पूरी सभी एजेंसी से कोऑर्डिनेशन करने में समस्या आ सकती है कि, और मॉनिटरिंग एंड डिटेरेंस ऑफ थ्रेट, मॉनिटरिंग और डिटेरेंस में कलेक्शन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, और इससे क्या होगा, जो कलेक्शन ऑफ शेयरिंग सिक्योरिटी इंटेलिजेंस वो भी कम होगा। स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी प्लान फॉर ऑल पोर्ट, अब कोई इसको लिए प्लान नहीं बना है कि किस प्लान पर चला जाए, लेकिन बॉडी बना दिया गया है। अब अगला देखेंगे साइबर सिक्योरिटी न्यू फोकस एरिया, इसमें जो है ना साइबर सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है। और क्या है इसमें, डेडिकेटेड विजन फॉर पोर्ट साइबर सिक्योरिटी, इसमें डेडिकेटेड विजन रखा गया है कि साइबर सिक्योरिटी को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। कोई भी प्रोटेक्शन ऑफ फॉर IT नेटवर्क, डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, कोऑर्डिनेशन विद नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, इन सब के साथ इसमें कनेक्शन रखा गया है, उनका इन्वॉल्वमेंट रखा गया है। प्रिवेंट डिजिटल सबोटेज ऑफ पोर्ट, और जो भी इनको सबोटेज किया जा रहा है उसको भी देखा जा रहा है। अब देखिए प्रीलिम्स फैक्ट में क्या देंगे, तो देखेंगे इसका मतलब फुल फॉर्म पूछेगा, लीगल अथॉरिटी अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट, इंश्योर इंडिया मीट ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी नॉर्म्स, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि इसमें CISF अंडर BOSIP के क्या रोल होगा, तो इसमें होगा CISF डिक्लेयर रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, CISF बिल्ड करेगी, प्रिपेयर स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्लान, इसमें CISF माने जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम होगा सिक्योरिटी का वही सब करेगी, कंडक्ट सिक्योरिटी असिस्टेड में यही करेगी, ट्रेन प्राइवेट पोर्ट सिक्योरिटी एजेंसी होगी, और पूरी तरह से ट्रेन प्राइवेट सिक्योरिटी CISF में से चुना जाएगा। सिक्योरिटी मेजर्स को ग्रैंड मेजर्स की तरह इसको देखा जाएगा। और इंडिया का मैरीटाइम ग्रोथ के बारे में देख सकते हैं डाटाबेस से, लास्ट 10 साल में यहाँ पे कार्गो ग्रोथ हुआ है 974 मिलियन मतलब टन हो गया है, से 15.94 mm टन तक हो गया है, और पोर्ट कैपेसिटी 57% से बढ़ा है। शिप टर्न आउट टाइम 48 घंटा से कम हुआ है। तो ये क्या है, दिखा रहा है कि भारत इसमें ग्रोथ करा है। कोस्टल शिपिंग 118% से बढ़ा है, इनलैंड वाटर वे कार्गो 8% से बढ़ा है, और इंडिया पोर्ट्स इन वर्ल्ड बैंक पोर्ट इंडेक्स में मैंने इसको रखा जा रहा है, समझ आ रहा है ना। ये सब वर्ल्ड बैंक पोर्ट इंडेक्स है ना, उससे लिया गया है डाटा। और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 तक क्या है, मैंने 2030 तक इंडिया का विजन क्या है, इसमें इंडिया क्या करना चाहता है,
इसमें इंडिया करना चाहता है कि सेफ सिक्योर सस्टेनेबल, यानी अपने पूरे भी कोस्टल एरिया को सिक्योर करना चाहता है और इसको वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है। और बीपीओ का अलाइंग विथ दिस विजन, और बीपीपीएस जो अलाइंग है ना, इसको विजन के साथ जोड़कर देखना चाहता है। अब थोड़ा हिस्ट्री में देख लेते हैं। पोर्ट लॉ मॉडर्नाइजेशन, तो जो पोर्ट लॉ है ओल्ड और वर्सेस न्यू, ओल्ड लॉ इंडिया पोर्ट एक्ट 1908 में बना था, न्यू लॉ अब 2025 में बन गया है। इंडिया पोर्ट एक्ट 2025 के तहत मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 में, कोस्टल शिपिंग एक्ट कब बना है 2025 में, ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, ये सब बना है। एम क्या है इन सभी का? एम है यही बात कि बिजनेस करना और इको फ्रेंडली शिपिंग, मॉडर्न सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और क्रिटिसाइज एंड कंसर्न। देखिए इसमें फेडरलिज्म इशू आ रहा है, मोर पावर टू यूनियन गवर्नमेंट, इसमें सबसे अधिक पावर किसके पास रहेगा? यूनियन गवर्नमेंट का। स्टेट फियर लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर नॉन मेजर पोर्ट, और इससे स्टेट को यानी राज्यों का डर है कि जो नॉन मेजर पोर्ट है उनसे क्या हो जाएगा? अधिकार छीन जाएगा। और वाइड इंस्पेक्शन पावर का भी है। लैक ऑफ क्लियर जुडिशियल सेफ गार्ड, इसमें कोई भी सेफ गार्ड में नहीं रखा गया है। समझ आ रहा है ना? तो यही सब हमारा न्यूज हो गया। ये वन लाइनर है, इसको देख सकते हैं। अब अगला हमारा न्यूज है कि वाई मैन्युफैक्चरिंग हैज लैग्ड इन इंडिया, यानी यहाँ पे भारत में मैन्युफैक्चरिंग डाउन क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम पूरा रिपोर्ट देखेंगे अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए वाई इन मैन्युफैक्चरिंग हैज लैग्ड इन इंडिया कंपेयर विद चाइना साउथ कोरिया, यानी चाइना और साउथ कोरिया से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन जीडीपी स्टेगमेंट, सर्विस सेक्टर, ये सब मैंने उसमें दिखाया गया है। अब देखिए कोर प्रॉब्लम क्या है, मेन इशू है इंडिया फेल टू इंडस्ट्रियल डीपली। इंडिया जो है ना इंडस्ट्रियल में क्या हो रहा है, डीपली में बहुत फेल हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे इंजन मतलब नॉट बिकम ग्रोथ इंजन, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का है ना ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, और इसका रिजल्ट है कि लो प्रोडक्टिविटी, जो रिजल्ट है लो प्रोडक्टिविटी आ रहा है, लिमिटेड क्वालिटी जब आ रहा है, राइजिंग इन क्वालिटी हो रहा है, ये सब सिचुएशन हो रहा है अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो। अब देखिए कंपेयर चाइना एंड साउथ कोरिया से, चाइना और साउथ कोरिया से कंपेयर किया गया है कि ये क्यों हमसे अच्छे हैं, क्योंकि इनका मैन्युफैक्चरिंग पर मेन फोकस है और टेक्नोलॉजी में लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो राइजिंग प्रोडक्टिविटी है, राइजिंग वेग्स हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, इनके मतलब बैकबोन है इकोनॉमी का। इंडिया मिस दिस फेज, और इंडिया इस फेज में क्या है कमी कर रहा है। देखिए व्हाट डच डिजीज, यहाँ पे प्रियम कॉन्सेप्ट है कि डच डिजीज क्या है। ओरिजिनल मीनिंग है सडन इनकम बूम, यानी अचानक बूम आना और गिर जाना। तो लीड्स टू हाई वेक्स करेंसी एप्रिसिएशन, मैन्युफैक्चरिंग बिकम अनकॉम्पिटेड, यानी कहने का मतलब कि हाई वेज रहे, फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा रहे, एक करेंसी जो एप्रिसिएशन है डाउन है। जैसे कि अभी क्या है 91 रुपया इक्वल टू $1, तो क्या है हमारा करेंसी डॉलर के प्रति गिर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बिकम अनकॉम्पिटेटिव, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है ना वो कम पड़ रहा है, कंपटीशन में नहीं आ पा रहा है। इसको ऐसा पहली बार इस मतलब जो डच है कौन ऑब्जर्व किया था? नीदरलैंड। ये पॉइंट याद रखना लो फैक्ट के लिए, 1959 में। देखिए डॉट डिजीज क्या है इंडिया वर्जन में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3। देखिए नो ऑयल डिस्कवरी, भारत में क्या हो रहा है ऑयल डिस्कवरी नहीं हो रहा है। इंस्टेंट हाई गवर्नमेंट सैलरी, और यहाँ पे गवर्नमेंट सैलरी हाई किया जा रहा है। अभी 9वां कमीशन 8वां कमीशन लगने वाला है। इफेक्ट हो रहा है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि वर्कर मैन्युफैक्चरिंग के से हटकर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहा है। इकोनॉमिक वाइड वेज हो रहा है, यानी इकोनॉमिक क्या हो रहा है वाइड वेज हो रहा है, यानी राइज कर रहा है, प्राइस राइज हो रहा है। इंपोर्ट बिकम चीपर हो रहा है, और जो इंपोर्ट है ठीक है वो चीपर हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग लॉस कॉम्पिटिटिवनेस, और मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर को देख लेते हैं। गवर्नमेंट सैलरी हाई देन प्रोडक्टिविटी लेवल, और देखिए कहने का मतलब कि गवर्नमेंट का सैलरी हाई है लेकिन उनका काम क्या है कम है, और मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट मैच दिस वेज, और मैन्युफैक्चरिंग इसको मैच नहीं कर सकता है। इसलिए क्या हो रहा है कि लेबर शॉर्टेज इन फैक्ट्री हो रहा है, और लेबर हो रहा है शॉर्टेज फैक्ट्रियों में। कॉस्टली डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्टली हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है, मतलब बहुत धीरे धीरे हो रहा है। समझ आ रहा है ना। और रियल एक्सचेंज रेट इफेक्ट क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड वाइड है। हाई डोमेस्टिक प्राइस, माने घरेलू वस्तुओं का प्राइस हाई हो रहा है।
इसीलिए लोग देखिए, जैसे हम लोग का यहाँ का मोबाइल है तो उसका हाई प्राइस रहता है, इसलिए लोग अदर जो सस्ते पड़ते हैं उनको प्रेफर करते हैं। इवन विदाउट करेंसी चेंज इंपोर्ट इंक्रीज, और इंपोर्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। डोमेस्टिक गुड लॉस डिमांड, वही जो घरेलू वस्तुओं का डिमांड है वो कम हो रहा है। नो और रियल एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन, और ये सब रियल एक्सचेंज है। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ टेक्नोलॉजी से है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में ये सब कब लाएंगे जिससे अपग्रेडेशन हो, तो नया नया इन्वेंशन होगा। और जैसे कि ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया ने ऑटोमेशन किया, यानी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ये सब किया लोग, ठीक है। इंडिया डी नॉट फॉलो दिस पाथ, और इंडिया इस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, और इसीलिए फेलर जो मैन्युफैक्चरिंग है ना ये फेलिंग हो रहा है। व्हाट्स वेंट रॉन्ग, देखिए इसमें फर्म रियलाइज ऑन है, चीपर लेबर है, इनफॉर्मेलिटी है, लो इन्वेस्टमेंट है, ऑटोमेशन है, R&D है, स्किल अपग्रेडिंग है, सब समस्या देखने को मिल रही है। मतलब ये कहने का मतलब ना कि कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें पर गलती कर रहे हैं। और हमारा जो सर्विस सेक्टर है पैराडॉक्स है, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, IT एंड सॉफ्टवेयर ग्रोथ फास्ट है, बट एनर्जी लेवल सैलरी स्टेटमेंट सिंस 2000, यानी 2000 उनका जो सैलरी है 2000 के लगभग ही है, मतलब लगाया जा रहा है 2000 सन के है। यूनिकॉर्न लाइक स्विगी, जोमेटो, ओला, ये सब इनका है, समझ रहे ना। वही दिखा रहा है कि जो हमारा है दिस मॉडल मतलब रिचर हो गया है और वर्कर हुए हो रहा है। अब ये रहा हमारा जितना भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया को क्या करने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग लीड ग्रोथ करना चाहिए, इनिशिएटिव करना चाहिए, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करना चाहिए, ऑटोमेशन विथ स्किल अपग्रेडेशन करना चाहिए, फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी नॉट चीपर लेबर। हमको प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए, हमें चीपर लेबर पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का। और नेक्स्ट है Did an ancient flood contribute to केजाजादी अबेंडमेंट, यानी कहने का मतलब कि हादिज अबेंडमेंट में है ना, ये वहाँ पे एक खुदाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार एक स्थल को खोजा गया है जो कि हमारे साइंस सेक्शन में दिया गया है द हिंदू का, और हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है जो तमिलनाडु में। अब यहाँ पर उसके बारे में देखेंगे। देखिए यह एक क्या है, एंशियंट फ्लोड कंट्रीब्यूट टू केजाजादी अबेंडमेंट है, तो सोर्स द हिंदू है। साइंस में यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। देखिए एक मतलब प्राचीन क्या है, सेटलमेंट है, मतलब वहाँ पे ऐसा बनाया गया था जो कि क्या है, मदुरई है, मदुरई में है। और इस संगम पीरियड से लिंक है, किस पीरियड से लिंक है, तो पूछ देगा कि हादी में केजाजादी क्या है, संगम पीरियड से ये लिंक है। फाइंडिंग सो फार ब्रिक्स स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रिक्स स्ट्रक्चर फाइंडिंग किया गया है, ड्रेन कैनाल्स किया गया है, क्ले फ्लोर्स है, पोट्री ऑन रूफ स्टाइल्स है, यानी बहुत बढ़िया से यहाँ पे व्यवस्था किया गया था, जो बताता है कि सो क्या है, अर्बन लाइक प्लानिंग, जो कि अर्बन के जैसा क्या है था, प्लानिंग था। अब देखिए कोर क्वेश्चन ऑफ स्टडी से क्या पता चला है, यही पता चले कि क्यों स्ट्रक्चर बिल्ड अंडरग्राउंड, कि इतने समय से अंडरग्राउंड था, और क्यों नेचुरल फ्लड इवेंट हुआ था, यहाँ पे क्यों नेचुरल फ्लड हुआ था, ये भी कारण पता चलता है। साइंस जो है वैज्ञानिक ने खोजा है कि अर्बन लाइक स्ट्रक्चर वेयर बिल्ड, और ये सभी पूरी तरह से अर्बन लाइक था, यानी शहरीकरण था। 1155 साल पहले ऐसा किया गया था। आप समझ सकते हैं पहले के लोग कितना मतलब इसके प्रति थे। और कॉज इसका कारण था कि हाई एनर्जी फ्लड ऑफ बेगाईनिगर, और जो इसके मतलब खत्म होने का कारण बताया जा रहा है, तो हाई मतलब फ्लड है ना एनर्जी बैगाईनिवर, तो ये बैगाईनिवर के किनारे जो फ्लड आया है इसके चलते ये क्या हुआ है, नष्ट हुआ है। फ्लड डिपॉजिट मिले हैं वहाँ पे, कोर्स सेंड फर्स्ट मिले हैं, देन फाइन सिल्ट क्ले भी मिले हैं वहाँ पे। देखिए वैज्ञानिकों का मेथड यूज किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, OSL, यानी ये सब साइंटिस्ट का मेथड है जांच करने का, यानी डेटिंग ऑप्टिकली एस्टिमेटेड ल्यूमिनेसेंस यूज टू डेट सेडिमेंट नॉट बिल्डिंग्स, यानी ये सब उन लोग का जांचा गया है, सब तरीका है। देखिए सैंपल कलेक्शन एग्जाम यूज टू सैंपल टेकन फ्रॉम KD1 PT KD2 PT, इनकी लंबाई है 80 सेंटीमीटर से 380 सेंटीमीटर। रिजल्ट है कि एज बिटवीन 600
70 से 1170 ईयर्स पहले के बीच ये सब दिखा गया है। डीप लेयर सबसे है ओल्डर एज, ठीक है। डीप लेयर कौन है? ओल्डर एज। अब एविडेंस ऑफ फ्लड इवेंट, ब्रिक्स स्ट्रक्चर कवर बाय सेडिमेंट, लेयर पैटर्न, सैंड, सिल्ट, क्ले सब है। इंडिकेट्स है स्ट्रॉन्ग फ्लड फर्स्ट मिला है, द काम डिपोजिशन मिला है, सब मतलब सजेस्ट रिवर ओवरफ्लो तो सेडिमेंट ब्यूरियल, ये सब बताता है कि ये फ्लड के वजह से हुआ था। देखिए तो कैसे हुआ था, मैंने क्यों हुआ था, फ्लड लाइकली डैमेज स्ट्रक्चर है, सब उसमें क्या है बताया गया है। अब देखिए बिगाई रिवर इज फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम केजिदाई, तो अब यहाँ पे यही याद रखना कि केजिदाई किस नदी का किनारा है? वेगाई रिवर। तो यही क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा कि केजिदाई कैसे मतलब इसका डिस्ट्रक्शन हुआ था बाढ़ से, फ्लड से, तो यहीं पे आप मेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन मिला है कि व्हाट द स्टडी डू नॉट से, यहाँ पे नहीं बोला जाता कि ब्रिक्स एक कंट्रैक्शन एक जैसे था, और ये भी प्रूव नहीं हुआ कि मॉडर्न क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। डेट्स व्हेन सेडिमेंट विरुड द साइट, लेकिन डेट्स व्हेन जो सेडिमेंट है ना विरुड साइट पर है, और यहाँ पे पीपल जब रहते थे तब का है, वर्सेज व्हेन नेचर कवर इट, और इसको नेचर ने कवर कर लिया। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री से और साइंस से रिलेटेड है। और ये रहा हमारा द हिंदू का आज का कंप्लीट हमारा एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।